नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। सो गाइज, अगर आप हमारे साथ सीएसआर नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए शुरू होने जा रहा है एक नया कोर्स। ओके, और जिसके अंदर आपको आपके पेपर के ABC तीनों पार्ट अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे। डाउट सेशंस होंगे जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अभी अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी। ओके, और ये अवेलेबल है एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,909। इसको अवेल करने के लिए आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जा करके जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जो स्टडी ग्रुप है वो चूज़ करके आप अपना जो कोर्स है वो चूज़ कर सकते हैं और इस कोर्स के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। सो गाइज, आज का जो सेशन है इसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बच्चों को रहता है कि उन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD करनी चाहिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, या फिर इन दोनों यूनिवर्सिटी से अगर PhD करता है कोई भी स्टूडेंट तो उसके अंदर बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस उनको फेस करने होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे होते हैं। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं आपके एडमिशन के लिए PhD के अंदर। ओके, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ के अंदर ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन ले लेती है। नाउ बच्चों का दूसरा डाउट है, क्या यहाँ पे PhD में एडमिशन लेने से पहले ही आपके पास जो है JRF होना ज़रूरी है? सो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने नॉर्म्स हैं और आपको PhD में एनरोल करने के लिए पहले से JRF होना ज़रूरी नहीं है। ओके, अगर आप इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेते हैं, इनका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारी हम बातें करेंगे अभी, ठीक है, बाकी डिटेल्स के अंदर। नाउ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको प्रेफर करनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर जो रिसर्च वर्क है वो काफ़ी अच्छा लेवल का होता है। सो प्रेफरेबली आपको इनको चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आप किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें? सो NIRF एक स्कोर है, ठीक है, NIRF की रैंकिंग मिलती है यूनिवर्सिटीज़ को। सो आप NIRF रैंकिंग देखें, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ की, जिन भी इंस्टीट्यूट्स की NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है वो यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। और ये एप्लीकेबल है प्राइवेट के लिए भी, ठीक है, दोनों के अंदर रैंकिंग दी जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं और बाई चांस अगर आपने JRF ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है या फिर आपका फ्यूचर में प्लान है कि आप JRF कर लेंगे, तो उस केस के अंदर आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है वो UGC रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके, अगर UGC रिकग्नाइज्ड आपका जो यूनिवर्सिटी है वो है तो वहाँ पे आप आराम से अपना JRF अवेल कर पाएंगे। ओके, दूसरी बात ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी रैंकिंग दी जाती है। ओके, सो इसके अंदर A++ वाले जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ये वाली रैंकिंग दी गई है, ठीक है, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे जो रिसर्च का या जो लैब्स का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। सो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको देखना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने से पहले कि वहाँ पे किस तरह की लैब्स हैं, कैसा काम हो रहा है, और ये रैंकिंग से आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। ओके, कि आपको कौन सी वाली यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करनी है। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी हैं या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखना होगा कि किस तरह के वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का लेवल क्या है। ओके, सो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी अच्छे लेवल की रिसर्च हो सकती है कि आपको होते हुए मिल जाए, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप आराम से अपना एडमिशन ले सकते हैं। नाउ जब अगर आप सोच लें कि आपको PhD करनी है, आपकी MSc कंप्लीट हो चुकी है, सो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का आप सबसे पहले आप एडमिशन जिसके अंदर लेना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनका थोड़ा ध्यान रखें कि कब उनका जो है नोटिफिकेशन निकल रहा है। सो हर यूनिवर्सिटीज़ का आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दें।
अगर आपका गवर्नमेंट के अंदर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए। ओके, नाउ इसके बारे में कुछ हम और बातें करते हैं एडमिशन का। जैसे मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट के अंदर जनरली सभी के अंदर अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके बाद में आपको एडमिशन मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे जो है आपको ले लेती हैं। सो ये दोनों के अंदर रहेगा। नाउ फीस के अंदर अगर आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको फ़ीस ऑब्वियसली काफ़ी कम फ़ीस देनी होती है। जबकि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कंपैरेटिवली डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट वहाँ पे जो फ़ीस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके, नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका गाइड सिलेक्शन। जब भी आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कि जो भी गाइड, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उनसे मिलें, उनको अप्रोच करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपका सेटिंग जो है किसी अच्छे गाइड के साथ बैठ जाता है सेटअप, कि वो आपको पीएचडी करवाने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उस इंस्टीट्यूट में आपका जो भी प्रोसेस है एडमिशन का वो क्लियर आप कर लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि गाइज पीएचडी का टोटली दूसरा मतलब है, आपका जो गाइड है उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपका जो अगला 4-5 साल का टाइम है वो कैसा जाने वाला है। ओके, बिकॉज इट कैन बी रियली डिफ़िकल्ट अगर आपका जो भी मैचिंग है वो अगर आपके गाइड के साथ नहीं बैठती है तो उस सिचुएशन में आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो माइंडसेट है वो आपके गाइड के साथ मैच करे, किस तरह का आपको काम करना है उसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करें। जो ऑलरेडी कुछ बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनसे मिलें। ठीक है, उनसे आप थोड़ा डिस्कस करें कि किस तरह से टॉपिक उन्होंने चूज़ किया था और उन्होंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था। सो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा गाइडेंस आप पहले रखें अपने पास में। ठीक है, सो गाइड सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर पीएचडी। अगर आपका गाइड सिलेक्शन सही रहता है तो आपका पीएचडी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, अदरवाइज इट कैन बी अ डिफिकल्ट वन। नाउ द नेक्स्ट इज फेलोशिप। तो अगर गाइज आपने किसी भी तरह की फेलोशिप क्लियर की है, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास CSIR, नेट, JRF है या फिर कोई भी और JRF अगर आपके पास है, तो उस केस में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको JRF मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर UGC रिकग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। ओके, सो ये फेलोशिप आपको दोनों ही जगह पे मिल जाएगा और इक्वल अमाउंट आपको मिलने वाला है। जो भी आपका जो फेलोशिप देने वाला जो बॉडी है, ठीक है, उन्होंने जो डिसाइड किया है उतना ही फेलोशिप आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही यूनिवर्सिटी में बराबर फेलोशिप मिल जाएगा। नाउ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टीचिंग असिस्टेंटशिप का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को और ये जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ क्या होता है, जिस बच्चे के पास किसी भी तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई फेलोशिप वो बच्चा नहीं ले रहा है, सिर्फ उन बच्चों को ये ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे जो जैसे कभी लैब्स के अंदर बच्चों को कोई प्रैक्टिकल्स करवा दिए या आपको कुछ फिक्स्ड आवर्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं और उतना टाइम आपको बच्चों को टीचिंग में या फिर लैब में देना होता है और उसके बदले में आपको यूनिवर्सिटी कुछ अमाउंट जो है स्कॉलरशिप के रूप में दे देती है। So this is assistantship for teaching and this is generally available in the private universities. Okay, now the next thing is your research work. Now research work totally depend करता है कि आपने कौन सा वाला इंस्टीट्यूट अपना सेलेक्ट किया है। ओके, रिसर्च वर्क आप जो भी करना चाहें वो पहले आप थोड़ा सा सर्च करें कि इंस्टीट्यूट में किस तरह का काम वहाँ पे हो रहा है, क्या आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर आप उन सारा जो जिस भी तरह की लैब्स हैं उसमें से आप किस तरह का काम करने में इंटरेस्टेड हैं। ये देखने के बाद में ही आप अपने गाइड्स से जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। ठीक है, उनको अप्रोच करें। ओके, एंड यू हैव टू actually convince them that you are capable enough to do the work they want to do. Okay, और the kind of work जो आप उनकी लैब में चल रहा है वो आप कर सकते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं। So this is how you can actually approach your teachers.
नाउ वन मोर थिंग, रिसर्च वर्क का बेसिकली मतलब क्या है कि रिसर्च वर्क के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी पब्लिकेशंस। सो आपको अच्छी पब्लिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह की पब्लिकेशंस निकलती हैं। सो ये आप कैसे देखेंगे, जो भी लैब में आप जा रहे हैं उसके अंदर कौन सी वाली जो लैब है उसके अंदर किस तरह की पब्लिकेशंस निकली हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लें। ओके, जो भी टीचर जिस भी प्रोफेसर से आप मिलने जा रहे हैं उनका रिसर्च वर्क जो पब्लिश्ड है उसके अंदर किस तरह का काम उन्होंने किया है। ओके, और उसके अंदर आपका इंटरेस्ट कौन से वाले एरिया में है। सो ये सब चीज़ें आप देख करके जा सकते हैं। नाउ गाइज, अगर इन केस आपके पास ऑलरेडी जेआरएफ है तो जेआरएफ जो आपको मिलती है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड रहती है। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि आप लगातार एग्ज़ाम्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आई थिंक 6 महीने साल भर या थोड़ा बहुत टाइम जो है आपको अप्लाई करने में लगाना चाहिए। बट अगर आपका नहीं हो रहा है देन डू नॉट वेस्ट योर फेलोशिप। उस केस के अंदर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ थोड़ा बहुत आपका रेलेवेंस जो आप करने में इंटरेस्टेड है उस तरह का काम अगर हो रहा है तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन लेके आप अपना रिसर्च वर्क शुरू करें, अपनी पब्लिकेशंस को निकालना शुरू करें। ठीक है, तो उससे रेलेवेंट फिर जब भी अगर आपका आगे भी कभी किसी जो आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है उसमें दोबारा भी आप एग्ज़ाम दे करके उसको एग्ज़ाम को अगर क्लियर कर लेते हैं तो उस केस के अंदर आपकी जो फेलोशिप है वो ट्रांसफरेबल होती है। वो ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट आप अपने गाइड को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके लिए दोनों गाइड्स जो आपके पुराने गाइड हैं और जिनसे आप अभी नई गाइड जिनको आप ज्वाइन करने जा रहे हैं दोनों की एनओसी चाहिए होती है। ओके, सो उस केस में आप अपने गाइड को और फेलोशिप दोनों को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट वेटिंग फॉर अगेन द पोस्ट टू कम इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी। आप अगर वहाँ नहीं हुआ है आपका सिलेक्शन तो आप किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके अपना वर्क शुरू कर दीजिए। ओके, नाउ जो फेलोशिप है वो आप चाहे कितनी भी जगह ट्रांसफ़र करवा रहे हैं लेकिन टोटल आपको 5 years मैक्सिमम टाइम के लिए आपको ये फेलोशिप मिलने वाली है। ओके, सो आपके पास यही टाइम है जिसके अंदर आप अपना फेलोशिप ले करके अपना जो रिसर्च वर्क है उसको कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें पीएचडी आपने प्राइवेट से की है या फिर गवर्नमेंट से, उससे उसका इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे क्या होगा। सो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर कहीं से पीएचडी करी है तो उसका थोड़ा सा जो वेटेज है जनरली ज़्यादा रहता है। बट अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर अगर हायर रैंक होल्ड करती है तो उस केस में वो भी आपकी अच्छी इम्पैक्ट डालेगी आपके इंटरव्यू के अंदर और वो भी ज़रूर कंसिडर होगी। ओके, बट जनरली आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे अगर आपने पीएचडी की है तो उसके अंदर आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है इंटरव्यू के अंदर। ओके गाइज, सो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी पीएचडी के बारे में, अगर आप प्राइवेट से करते हैं या फिर गवर्नमेंट से करते हैं। ओके, सो आपको वाइजली चूज़ करना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा मिल रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, वहाँ पर भी आप किसी अच्छे गाइड को चूज़ करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। ओके गाइज, सो अगर आप हमारे साथ में CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आपके लिए अवेलेबल है। और अगर अभी आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो 12 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिलेगी एट अ ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। ओके, और ये आप JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।